आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद लिए तो एक बार उस प्रॉपर्टी के कागजात देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एग्रीमेंट टू सेल या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर आपने वसीयत के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ले ली है। अगर ले ली है तो ये चिंता की बात है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कॉन्सेप्ट पे यानी पावर ऑफ अटॉर्नी, विल और इसके साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल पे डिटेल गाइडलाइन दी है और बताया है कैसे ये ट्रांजैक्शंस गलत साबित हो सकते हैं। जानेंगे आज के इस डिटेल वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए और आपको बताता है सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो आज हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी जजमेंट पूरा पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि घनश्याम नाम के पर्सन योगेंद्र राठी को अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और जब वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो एक ही दिन पे सेल एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाते हैं, यानी जो एग्रीमेंट टू सेल होता है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। साथ ही साथ योगेंद्र राठी के नाम पर विल लिख देते हैं और तीसरा उसी दिन उनके नाम पर एक पावर अटॉर्नी भी ड्रॉ कर देते हैं। अब इन तीन के बेसिस पे योगेंद्र राठी को लगता है कि मैंने ये पूरा मकान, ये जो प्रॉपर्टी है मेरी हो गई है और अब वहाँ पे मैं रह सकता हूँ। अब यहाँ पर घनश्याम जी आते हैं और योगेंद्र से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यार देखो, प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पूरी बेच दी है, आपने मुझे पूरा पैसा दे भी दिया है और मैंने आपको ये 3 डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर भी दिए हैं, लेकिन आप एक काम करो, मुझे 3 महीने के लिए मकान रहने दो, 3 महीने बाद मैं ये खाली कर दूंगा। अब यहाँ पे घनश्याम जी के मन में आ जाती है लालसा और वो कहते हैं कि अब मैं 3 महीने बाद घर खाली नहीं करता। जब वो घर खाली नहीं करते हैं तो योगेंद्र राठी जो परेशान हो जाते हैं कि जब मैंने पूरा पैसा दे दिया है उसके बाद भी मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, तो वो पहुंचते हैं अपने शहर के सिविल कोर्ट में। शहर के सिविल कोर्ट में वो लगाते हैं सूट फॉर इविक्शन कि साहब ये जो घनश्याम नाम का आदमी है उससे मेरी प्रॉपर्टी से निकाला जाए, क्योंकि उसने मुझे प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेच दी है। नीचे की जो ट्रायल कोर्ट में है वो अपना दावा जीत जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली तो मेरा हक होना चाहिए। वहीं घनश्याम जी का ये आर्गुमेंट होता है कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट मैंने एग्जीक्यूट किए ही नहीं है, ये सारे फोर्स डॉक्यूमेंट है। लेकिन ट्रायल कोर्ट उनकी बात को नहीं मानती और योगेंद्र राठी के फेवर में ये ऑर्डर कर देती है। अब इस ऑर्डर से एग्रीव्ड होकर जो घनश्याम जी हैं वो फर्स्ट अपील करते हैं, वो भी डिसमिस हो जाती है। सेकंड अपील करते हैं, वो भी डिसमिस हो जाती है। अब वो फाइनली पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला पहुंचता है और वहां पे ये 3 पॉइंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला कि क्या जो विल लिखी गई थी वो सही है, दूसरा क्या पावर अटॉर्नी जिस दिन हमने ड्रॉ करी क्या वो वैलिड है, और तीसरा कि एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे क्या हम प्रॉपर्टी योगेंद्र राठी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। इन 3 मुद्दों पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल में डिस्कस किया और वो 3 पॉइंट्स ही हमें जानने जरूरी हैं, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो अक्सर आप इन 3 कॉन्सेप्ट्स के आसपास डील करते होंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी, विल और सेल एग्रीमेंट। इन तीनों को अब हम इस केस में और इस जजमेंट में और इस वीडियो में जानते हैं और बताते हैं कि कैसे इनमें क्या डिफरेंस है और क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की। दोस्तों, जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी ये इस बात का कॉन्सेप्ट होता है, वो कहता है कि सपोज़ मैं कहीं पे उपस्थित ना हो पाऊँ तो मैं मेरे फ्रेंड को या मेरे ब्रदर को एक पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ कि आप जाओ और मेरे बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी को बेच दो। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है और पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ इस बात की होती है कि कोई पर्सन कहीं अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरा पर्सन उसके बिहाफ पे वो ट्रांजेक्शन कर सके। लेकिन हाल ही के दिनों में हमने ये देखा है कि जनरली जो लोग होते हैं वो ट्रांजेक्शन इसको इस तरीके से कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर कराने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता तो हम क्या करें, पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी बेच दें। लेकिन वहीं अगर आप रजिस्ट्री करवाने जाएं तो 4 से 5% जो हर स्टेट की स्टैम्प ड्यूटी होती है वो पे करनी पड़ेगी। तो अब लोगों को ये लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी क्यों पे करनी, 4-5% क्यों पे करें, इससे बढ़िया पावर ऑफ अटॉर्नी ले लो। तो आगे से आगे हम ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी बेचते रहेंगे तो गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं देनी पड़ेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को वापस साफ करा। हालांकि सूरज लाइम इंडस्ट्री के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदोगे तो वो वैलिड नहीं है, उसे टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि आपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे नहीं की है। वापस इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी जब आप करते हैं तो वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है कि आप कहीं अपेयर नहीं हो पाएंगे या रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी ड्रॉ करते हैं उसके बाद एक स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए था। यानी इस केस में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी करने के बाद अगर वो सेल डीड रजिस्टर करवाते तो एक अलग बात होती। इसलिए पहली बात जो क्लियर होती है वो ये है, जो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, कभी पावर ऑफ अटॉर्नी से आप प्रॉपर्टी नहीं लें।
दूसरा कॉन्सेप्ट जो था विल का, घनश्याम जी ने क्या विल कर दी कि सर मैं विल लिख रहा हूँ योगेंद्र राठी के नाम पे और ये प्रॉपर्टी अब उसकी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विल तभी इफेक्टिव होती है जब विल लिखने वाला ऊपर चला जाए, यानी वो जीवित नहीं रहे। अगर आज मैं किसी के नाम पे विल लिख रहा हूँ तो मैं उसको जब चाहे बदल सकता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसको लिख सकता हूँ, उसको बदल सकता हूँ और जो मेरी लास्ट विल है वही वैलिड और इफेक्टिव रहेगी। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं विल के थ्रू किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं तो वो इनवैलिड है। ऐसा ट्रांजेक्शन कानून की नज़रों में वैलिड नहीं है, क्योंकि वसीयत तभी इफेक्टिव होती है जब वो 100 वर्ष पूरे हो जाए, यानी जब उस पर्सन की डेथ हो जाए। अब यहाँ पे घनश्याम जी ने बोला मैंने तो विल लिख दी तो मेरे हिसाब से मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, विल से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि आप अभी भी जिंदा हैं, आप चाहें तो वापस बदल सकते हैं, तो फिर ऐसे ट्रांजेक्शन का क्या मतलब। तीसरा कॉन्सेप्ट यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, एग्रीमेंट टू सेल, या जिसको हम आम भाषा में सेल एग्रीमेंट कहते हैं, या फिर हम आम भाषा में कहते हैं इकरारनामा। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये दो पार्ट में होती है। सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको एक एडवांस देते हैं, एडवांस को हम लोकल भाषा में साई कहते हैं या कुछ डाउन पेमेंट कहते हैं। तो एक एडवांस दिया जाता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये प्रॉपर्टी है जो मैं लेने का इच्छुक हूँ, मुझे 2-3 महीने का समय दिया जाए और इस टाइम पीरियड में मैं पैसा देकर रजिस्ट्री करवा लूँगा। तो ये जो पहला एक एग्रीमेंट होता है इसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, यानी इकरारनामा कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज एक कोई प्रॉपर्टी है जो मैं मेरे दोस्त को बेचना चाहता हूँ, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। तो मैं मेरे दोस्त के साथ ऐसा एग्रीमेंट करूँगा कि आप मुझे 1 लाख रुपए अभी साई पेटे यानी एडवांस पेमेंट करें, मैं आपके नाम पे एक सेल एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि आप अगले 3 महीने के अंदर मुझे ये बाकी का जो 99 लाख रुपीज़ है वो पे करेंगे, और जिस दिन आप मुझे बाकी का पेमेंट पे करेंगे उस दिन मैं आपके नाम पर रजिस्ट्री करवा दूंगा, यानी मैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाऊंगा और रजिस्ट्री करवा दूंगा। अभी जो मैंने एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ वो होगा एग्रीमेंट टू सेल, और जिस दिन मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा वो होगी सेल डीड। और दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट में बात को साफ किया कि ये जो पहला एग्रीमेंट बनता है, जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, उससे कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन रजिस्ट्री में जाके हम सेल डीड करते हैं, यानी स्टैम्प ड्यूटी पे करके फाइनल रजिस्ट्री करते हैं, और उसी दिन ये माना जाता है कि प्रॉपर्टी बेच दी गई है। यानी यहाँ पर घनश्याम जी ने एक एग्रीमेंट टू सेल किया तो उनको लगा कि मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, जो कि गलत था। जब तक सेल डीड नहीं होती प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाती, क्योंकि इनफैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 भी ये कहता है जब तक सेल डीड नहीं होगी टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने 3 कॉन्सेप्ट समझा कि पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, दूसरा विल तभी इफेक्टिव है जब वो आदमी जो लिखने वाला है वो चला जाए, यानी उसकी डेथ हो जाए, और तीसरा एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे कभी प्रॉपर्टी नहीं लेनी जब तक फाइनल रजिस्ट्री नहीं हो, प्रॉपर्टी आपकी नहीं कहलाती। इन तीनों कॉन्सेप्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया। लेकिन जब इस केस के फैक्ट्स पर आए तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात नोट करी कि नो डाउट तीनों जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है, तो आज की तारीख में प्रॉपर्टी तो घनश्याम जी की होनी चाहिए। लेकिन घनश्याम जी ने पूरा पैसा उससे ले लिया था, यानी जो सेल कंसिडरेशन थी वो पूरा उससे ले लिया था, और साथ ही साथ घनश्याम जी ने उसके साथ एक इस तरह का एग्रीमेंट किया जो ओरल एग्रीमेंट था कि मुझे 3 महीने के लिए रहने दो, तो वो मात्र एज ए लाइसेंसी की कैपेसिटी में आए थे। तो इस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि यस, ये प्रॉपर्टी योगेंद्र राठी की ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है। लेकिन हम इस जजमेंट के थ्रू पूरे देश में बताना चाहते हैं कि ये जो 3 कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। आगे से आप कभी भी ऐसे एग्रीमेंट किसी के साथ साइन न करें। इस बात के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने घनश्याम जी की उस अपील को डिसमिस कर दिया, और इस अपील को डिसमिस करने के साथ साथ इन 3 पॉइंट्स को समझा दिया, जो मैं लास्ट में वापस रिपीट करता हूँ। प्लीज़ पावर ऑफ अटॉर्नी से कभी प्रॉपर्टी न लें, दूसरा विल तभी इफेक्टिव होगी जब 100 साल हो जाएंगे, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट टू सेल पे कभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती जब तक सेल डीड ना हो जाए। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको इस तरह के प्रॉपर्टी के केसेस और प्रॉपर्टी के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहें। फिर भी आपकी कोई कानूनी समस्या है, समाधान है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुँचकर घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।